बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है जनाबे वाला नेफ्रोटिक सिंड्रोम। पहले आ गया हमारे हमारे पास ग्लोमेरुलर डिजीज, यानी कि जो हमने ग्लोमेरुलस पढ़ा था ना, उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको हमने पढ़ना है। उसमें ये जो जब भी आप सुनोगे नेफ्रीटिक और नेफ्रोटिक जो है ना, बहुत मतलब ज्यादा कॉमनली दूसरा आपको सुनने के सुन कॉमनली इनके बारे में सुनने को मिलेगा। खैर स्टार्ट करते हैं हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जरा नोट्स पे। तो बेसिकली मैं इधर आप लोगों को दिखाता हूँ। हमें पता है कि एफरेंट आर्ट्रियूल होता था, ये हमारे पास क्या है जनाब, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, और ये इफरेंट आर्ट्रियूल होता है। ठीक है, ऐसे ही। और ये हमारा क्या है, दूसरा ऊपर से बोमेन कैप्सूल होता है। एंड देन ये आगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं। इधर से ब्लड आपको पता है एफरेंट आर्ट्रियूल से आता होता था, और इधर से एग्जिट कर जाता था। और इधर से क्या होनी होती थी, फिल्ट्रेशन होनी होती थी। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन, जब भी किसी चीज ने इधर से फिल्टर होके जाना है, इसका मतलब है उसने इधर से गुजर के जाना है। इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। ये तो हमने खैर पढ़ लिया था ना, कि इसको हम कहते होते थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। यानी कि अगर किसी चीज ने इधर से फिल्टर होके इधर बोमेन स्पेस में जाना है, ठीक है, तो उसे इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब हम इस बैरियर को जरा डिटेल से देखते हैं कि इस बैरियर में क्या था। इस बैरियर में आपको पता है, सबसे पहले फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स थे, जो कि इस तरह करके रही थे। उनमें दरमियान में थोड़ी सी स्पेस थी, ऐसे ही है ना। तो इसको हमने कह दिया था फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स। देन इसके नीचे हमारे पास होती थी जी जनाब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और देन इसके ऊपर क्या होते थे, इस तरह करके पोडोसाइट्स होते थे। और हमें पता है कि ये जो होती थी ना, दूसरा फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम, ये इधर जो हमारे ब्लड सेल्स होते थे उनका साइज बड़ा होता था, और ये जो पोर है इसका साइज छोटा होता था। इस वजह से ब्लड सेल्स इसको नहीं क्रॉस कर पाते थे। दूसरी बात, ये जो हमारी होती थी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस पे होता था नेगेटिव चार्ज। और जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, मेनली जो एल्ब्यूमिन है या दूसरी प्रोटीन्स है, उन पे भी नेगेटिव चार्ज होता था। तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव थे, एक दूसरे को रिपेल करते थे। इस वजह से ना इधर जो हमारी ये जो बोमेन स्पेस है, मतलब ये वाली जो जगह है ना, बोमेन स्पेस में क्या कहते हैं, आरबीसीज आएंगे। ठीक है। और ना ही इधर क्या है, हमारी प्रोटीन्स आएंगी। ठीक हो गया जी, ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया कि इसको हमने फिल्ट्रेशन बैरियर को डिटेल से देख लिया कि क्या होगा। अब देखो, अगर क्या हो, अगर मसला आ जाए हमारी ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर एंडोथेलियल सेल्स में मसला आ जाए तो फिर क्या होगा, वो हम नेफ्रेटिक वाले में पढ़ेंगे। आज हमने बेसिकली पढ़ना है ये वाली जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये जो पोडोसाइट्स हैं, जो क्या कर रहे थे, प्रोटीन्स के लिए बैरियर प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि प्रोटीन्स को रोक रहे थे इधर बोमेन स्पेस में आने के लिए। ठीक है। अगर ये खराब हो जाए तो फिर क्या मसला होगा, तो फिर बंदे को होती है जनाब नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है कि हमारा मसला किसके साथ हो रहा है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। और उसके साथ मसला क्या हो रहा है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, कि वो ये जो अपना नेगेटिव चार्ज है इसको लूज कर रही है। देखो, जब इधर से नेगेटिव चार्ज लूज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इन प्रोटीन्स को, ये जो नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एल्ब्यूमिन है, तो इसको वो रिपेल नहीं करेगा। तो ये जो प्रोटीन्स हैं जाहिर सी बात है इधर आना शुरू हो जाएंगी ना, इधर मतलब ये दूसरा बोमेन स्पेस में। और आपको पता है इधर से आगे कहाँ पे चली जाएंगी, यूरिन में। ठीक है। इसका मतलब है कि अब हमें यूरिन में प्रोटीन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो जीबीएम है जिसने प्रोटीन्स को रोकना था वो खराब हो गई है। डन हो गया जी। अब देखो आपको कितनी प्रोटीन्स मिलेंगी। प्रोटीन्स आपको मिलेंगी जनाब मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। यानी कि उस बंदे के यूरिन में आपको 3.5 ग्राम पर डे प्रोटीन्स मिलेंगी। जब आप उसका यूरिन चेक करोगे तो उसमें मोर देन 3.5 ग्राम पर डे आपको प्रोटीन्स मिलेंगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि जीबीएम खराब हो गया या पोडोसाइट्स खराब हो गया, जिसकी वजह से नेगेटिव जो चार्ज था वो लॉस हो गया। अब प्रोटीन्स जो है ना, वो हमारे यूरिन में आना स्टार्ट हो गई है। इसको हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ये मस्ट है कि इसमें क्या होगा, प्रोटीन यूरिया, यानी कि प्रोटीन्स इन यूरिन कितनी, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। डन हो गया जी। ये अब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है जनाब, प्रोटीन यूरिया होता है। अब हम देखते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में और क्या क्या मसले होंगे। एक तो हमें पता चल गया ना, प्रोटीन यूरिया। और अब आगे हम देखते हैं कि ये जो प्रोटीन यूरिया होगा, इससे आगे क्या मसला मतलब क्या मामलात हो सकते हैं, उसको देखते हैं। उसके लिए ना मैं इधर एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम इधर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि मोर देन सॉरी, हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो दूसरा जीबीएम है या पोडोसाइट्स वगैरह खराब हुए, हमारा चार्ज बैरियर खराब हो गया, और प्रोटीन्स आना शुरू होंगी यूरिन में। यानी कि क्या है कि जनाब मोर देन 3.5 ग्राम
पर डे जो है ना आपके यूरिन में क्या आएंगी, प्रोटीन्स आएंगी। अब देखो बॉडी से क्या हो रहा है, प्रोटीन्स का लॉस हो रहा है, ऐसे ही है ना। ये कहाँ पे जा रही है, बेसिकली यूरिन में, जिसको हम कह देते हैं प्रोटीन यूरिया। अब देखो ये जो बॉडी से यूरिन में प्रोटीन्स जा रही हैं, तो ये आपको कैसे अपीयर करेंगी, जब आप यूरिन बंदे का देखोगे तो उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि मेरे यूरिन में प्रोटीन्स आ रही हैं। उसका यूरिन होगा फ्रोथी, इसका मतलब होता है बबली, यानी कि उसका जो यूरिन है कहीं पे वो फ्रोथी का वर्ड यूज करेगा, कहीं पे वो फोमी का, ये दूसरा फोमी का वर्ड उसने उधर यूज किया हुआ है स्टेप 2 सीखे पे, कहीं पे फ्रोथी, कहीं पे फोमी, कहीं पे बबली। तो वो जो बंदा आके कहेगा कि यार मुझे जो क्या मसला हो रहा है, मुझे फ्रोथी यूरिन है, फोमी यूरिन है, यानी कि मेरे यूरिन में बहुत ज्यादा बबलिंग, बबल से है या फोम सी टाइप यूरिन है, ठीक है। तो आपको इधर से पता चल गया कि हो सकता है इसके यूरिन में क्या हो, प्रोटीन्स हो, क्योंकि फ्रोथी यूरिन आपको, इसका मतलब है आपको एक और फाइंडिंग मिल गई कि बंदे को क्या होगा जनाब, फ्रोथी यूरिन होगा। क्यों होगा, आपको पता है कि प्रोटीन्स है, इस वजह से फ्रोथी यूरिन आ रहा है। ठीक हो गया जी, ओके हो गया। अब देखो हमारी बॉडी से प्रोटीन्स लॉस हो रही हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स लॉस हो रही होंगी ना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पहली प्रोटीन, सबसे पहले हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गई जनाब, एल्ब्यूमिन। अब देखो ये क्या है कि बॉडी से ब्लड से लॉस हो रही है, तो इसका मतलब है कि ब्लड में इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको पता है कि एल्ब्यूमिन क्या करती होती थी, एल्ब्यूमिन हमारा जो ब्लड है, दूसरा इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर जो क्या है कि ऑनकोटिक प्रेशर डेवलप कर रही थी ना, ये अपने पास रखती थी फ्लूइड को। अब क्या हुआ है इस बंदे में, क्या हुआ है कि जनाब दूसरा हाइपो एल्बुमिनिया हो गया, यानी कि ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम हो गया। जब ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम होगा तो ये इस फ्लूइड को अपने पास रख सकेगी, नहीं रख सकेगी। तो ये जो फ्लूइड है ये बाहर आना शुरू हो जाएगा, कहाँ पे, एक्स्ट्रा वेस्कुलर, यानी कि वेसल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। और इसी को तो हम कहते हैं एडिमा, यानी कि अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस, उसी के तो हम कहते हैं एडीमा। इसका मतलब है कि इस बंदे की हमें दूसरी फाइंडिंग भी मिल गई, उसको क्या होगा, एडीमा। और वो एडीमा किस तरह का होगा, वो होगा जनरलाइज्ड एडीमा। एडीमा की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है जनरलाइज्ड, एक होता है जनाब लोकलाइज्ड। जनरलाइज्ड का मतलब है कि कहीं भी हो सकता है, लोकलाइज्ड का मतलब है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक दूसरा प्लेस पे होगा। तो ये एमसीक्यूज आपके पास है कि बंदे को क्या होगा, जनरलाइज्ड एडिमा होगा। एडिमा क्यों हुआ, क्योंकि पता है कि एल्ब्यूमिन कम हुआ, एल्ब्यूमिन नहीं तो फ्लूइड को अपने पास रखना था ना, जोड़ के रखना था। तो फ्लूइड क्या है कि जनाब वेसल से निकल के बाहर आ गया एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में, तो इस बंदे को हो गया एडिमा। तो मैंने आपको बता दिया एडिमा के दो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एक ये जनरलाइज्ड होगा और एक ये होगा पिटिंग। पिटिंग का मतलब है कि जब आप उसके ऊपर हाथ लगाओगे उंगली से, तो वो उसमें पिट बन जाएगा, वो आपका हाथ अंदर धंस जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नीचे फ्लूइड ही तो बाहर आया हुआ है। जब आप उसके ऊपर हाथ लगाओगे तो पिटिंग, तो ये मैंने काफी सारे पेशेंट्स देखे हुए हैं पिटिंग एडिमा वाले। तो ये बड़ा इजी सी फाइंडिंग होती है पिटिंग एडिमा वाली। खैर ये आपको पता चल गया कि एडिमा का क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गया, जनरलाइज्ड पिटिंग एडिमा होगा बिकॉज ऑफ हाइपोएल्बुमिनिया। क्यों हाइपोएल्बुमिनिया क्यों हुआ, क्योंकि जो एल्बुमिन है वो यूरिन में जा रहा था। डन हो गया जी। देन अब देखो एडिमा का तो हमें पता चल गया कि हाइपोएल्बुमिनिया की वजह से क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। देन और क्या मसला होगा, जब हमारा ये जो एल्बुमिन होता है ना, ये बेसिकली बन रहा होता है हमारे लीवर में, ठीक है जी। तो अब देखो अगर क्या होगा, एल्बुमिन का लेवल कम होगा, क्योंकि एल्बुमिन यूरिन में जा रहा है, तो ये जो हमारा लीवर है ये पागल हो जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा एल्बुमिन बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन ये बॉडी की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्बुमिन यूरिन में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ये क्या करेगा, एल्बुमिन बनाने के चक्रों में ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रोल बना देगा, ठीक है। तो आप देखो लीवर ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रोल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है बंदे के ब्लड में क्या हो जाएगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी कि उसके ब्लड में फैट्स ज्यादा हो जाएंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक हो गया जी। तो इस बंदे को क्या हो जाएगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। और इसका लेवल होता है जनाब मोर देन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। खैर हम दोबारा उसी बात की तरफ आते हैं, बंदे को एल्बुमिन कम हुआ, लिवर पागल हो गया, लिवर एल्बुमिन बनाने की कोशिश में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर दिया। कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसको हमने क्या कह दिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अब इससे क्या होगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया से खैर और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिलहाल जो जिससे हमारा ताल्लुक है वो ये है कि इस बंदे के यूरिन में फैट्स आना शुरू हो जाएंगे। इस बंदे के यूरिन में फैट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब है जब आप यूरिन का उसका एनालिसिस करवाओगे तो उसको क्या, आपको ओवल फैट बॉडीज मिलेंगी, ओवल फैट बॉडीज, उस बुक वाले ने वर्ड यूज किया है, यानी कि जब आप उसका यूरिन को चेक करवाओगे तो ओवल फैट बॉडीज मिलेंगी, ठीक है। और वो जो फैट्स होती हैं जो यूरिन में होती हैं वो इस तरह करके ना अरेंज्ड होती हैं, इस तरह करके जनाब, इस तरह, ठीक है। ये एक क्रॉस सा बना देती हैं, इसको हम कहते हैं माल्टीज क्रॉस, ठीक है।
तो इसका मतलब है बंदे को हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हुआ, जिसकी वजह से यूरिन में फैट्स जाना शुरू हो गए। यूरिन में फैट्स जाना शुरू हो गए तो आपको क्या है कि जब आप यूरिन एनालिसिस करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएंगी, ओवल फैट बॉडीज। और ये जो ओवल फैट बॉडीज अरेंज कैसे, यानी कि ये जो फैट्स हैं वो इस मतलब ये इस शेप में अरेंज हुई होंगी। तो उसको हमने क्या नेम दे दिया, माल्टीज क्रॉस, यानी कि बुक वाले ने नेम दे दिया माल्टीज क्रॉस। माल्टीज क्रॉस बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं वो पुराने वक्तों की बात है, कोई जंग का ग्रुप था या पता नहीं कौन सा ग्रुप था, उनका ये निशान होता था माल्टीज क्रॉस वाला। खैर, आपको पता चल गया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बंदे का यूरिन कैसा होगा, उसको एडिमा होगा और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा, और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया से क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, इसके लिए उसने एक और वर्ड यूज किया, फैटी कास्ट। तो जब आपके पास जब भी वर्ड आए ना कास्ट, तो कास्ट का मतलब होता है मतलब इस तरह करके कोई चीज क्या हुई हुई होगी, इकट्ठी हुई होगी। ठीक है, यानी कि इस तरह करके क्या है कि वो प्रॉपर एक शेप में आए हुए होंगे, ये जो फैट्स है ना ये इस तरह क्या है कि दूसरा ट्यूब्स की शेप में आए हुए होंगे, कास्ट यानी कि सांचे में बने हुए होंगे। तो कास्ट का यही मतलब होता है, और इसमें कोई सिंपल आपने ये याद रखना है कि आपको क्या मिल जाएंगी, दूसरा ओवल फैट बॉडीज मिल जाएंगी। देन अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया सारा एल्बुमिन के बारे में। तो ब्लड में सिर्फ एल्बुमिन प्रोटीन तो नहीं होती, और भी डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, तो वो भी तो जाहिर सी बात है लॉस होंगी। और कौन सी प्रोटीन लॉस होगी, हमारी एंटीथ्रोम्बिन 3। अब देखो एंटीथ्रोम्बिन 3 का क्या काम होता है, एंटीथ्रोम्बिन 3 का काम होता है कि जनाब आपने थ्रोम्बोसिस नहीं होनी देनी, यानी कि क्या है कि दूसरा ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देनी। तो अब देखो ये क्या है कि इसका ब्लड में लेवल कम हो गया, तो जाहिर सी बात है थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। जाहिर सी बात है जिसने थ्रोम्बोसिस को, ब्लड क्लोटिंग को रोकना था ज्यादा होने से, वो प्रोटीन यूरिन में जाना स्टार्ट हो गई है। जब वो प्रोटीन यूरिन में जाना स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है ब्लड में जो है ना थ्रोम्बोसिस के, ब्लड क्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वही है कि जब एंटीथ्रोम्बिन 3 होगी तो उसमें क्या है कि ब्लड क्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से थ्रोम्बस बनने के, इम्बोलस बनने के, फिर एम्बोलस के जनाब दूसरा क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के, यानी कि दूसरा लंग्स में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन खैर उससे आपका इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताल्लुक थोड़ा सा है भी। जब थ्रोम्बस बनेगा तो ये क्या है कि अगर दूसरी जगह कहीं चला जाएगा, यानी कि लंग्स में चला जाएगा, तो इसको हम क्या कहते देते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यानी कि इस बंदे में क्या है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब ये हमने कर ली सेकंड प्रोटीन के ये प्रोटीन लॉस हुई तो हमारे पास क्या मसला आ गया। देन हम करते हैं थर्ड प्रोटीन। अब देखो हमारे ब्लड में और भी प्रोटीन्स होती हैं, और कौन सी जनाब, ग्लोब्यूलिन्स होती हैं। ठीक है, ग्लोब्यूलिन्स कौन सी, ये जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं इन्हें हम कहते हैं ग्लोब्यूलिन्स, आईजीजी, ये सारी चीजें इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, तो अब देखो अगर ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन्स लॉस होंगी, हमारे यूरिन में जाएंगी, जब ग्लोब्यूलिन्स हमारे यूरिन में जाएंगी तो यही तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम थी ना। आपको पता है ना ग्लोब्यूलिन्स क्या है, हमारी एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडी समझो हमारी बॉडी की आर्मी है, जिन्होंने बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है इन्फेक्शन से। अब देखो कि हमारे ये जो ग्लोब्यूलिन्स हैं वो यूरिन में जाना शुरू हो गई हैं। देखो जब ये यूरिन में जाएंगी तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी की आर्मी समझो गटर में जा रही है। जब गटर में जाएगी तो बंदे में क्या है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। तो यही है कि इस बंदे में क्या है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला बंदा होगा उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक दूसरा, फिर आपको इसके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन भी करनी पड़ती है कि क्योंकि इस बंदे में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको प्रॉपरली मतलब इस बंदे को वैक्सीनेट करके रखना पड़ता है। खैर, ये तो हमारा हो गया जनाब डन कि हमने 3 प्रोटीन्स पढ़ ली। दोबारा मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ ताकि इधर ही रिवीजन हो आपकी। देखो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला बंदा था उसको क्या है कि प्रोटीन यूरिया हुआ। जब प्रोटीन में यूरिन जाना शुरू हो गया इसका मतलब है उसके ब्लड में कम हो गए। ब्लड में कौन कौन सी प्रोटीन्स कम हुई, एल्बुमिन कम हुई तो उस बंदे को क्या हो गया जनाब, एडिमा हो गया। ठीक है जी। देन एंटीथ्रोम्बिन 3 कम हुई तो उस बंदे में थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि उसी ने तो थ्रोम्बोसिस को रोकना था। ग्लोब्यूलिन्स क्या है कि हमारी बॉडी की आर्मी थी, बॉडी की आर्मी बेचारी गटर में जा रही है, तो जाहिर सी बात है पीछे से दुश्मनों ने हमला तो करना है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस तो बढ़ने हैं, तो उसमें क्या है कि इन्फेक्शन के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बंदा प्रेजेंट कैसे करेगा, उसे एडिमा होगा, उसका बबली यूरिन होगा। जब आपका उसका यूरिन चेक करवाओगे तो उसमें आपको फैट ओवल बॉडीज मिल जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म। आपको पता चल गया कि हमारे पास क्या मसला हो रहा था, हमारी जो जीबीएम है उसका नेगेटिव चार्ज लॉस हो रहा था। नेगेटिव चार्ज लॉस हुआ तो नेगेटिव चार्ज नहीं तो प्रोटीन्स को यूरिन में आने से बचाना था ना, इधर आने से बचाना था। तो जाहिर सी बात है जब नेगेटिव चार्ज लॉस हो गया तो हमारी प्रोटीन्स क्या है कि इधर लीक होके आना शुरू हो गई और यूरिन में जाना शुरू हो गई। अब मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि ये जो हमारे पोडोसाइट्स हैं या जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये डैमेज क्यों हो रही है। अब हमने वही पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने से पहले
मैं आप लोगों को थोड़ा सा बुक की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आप लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हुआ, हमारे पोडोसाइट डैमेज हुआ, हमारी जो जीबीएम है वो डैमेज हुई। उसका क्या है कि चार्ज बैरियर खराब हो गया। चार्ज बैरियर खराब हुआ तो चार्ज बैरियर नहीं तो रोकना था प्रोटीन को लीक होने से। तो इस बंदे के क्या है कि जब प्रोटीन रुकेंगी नहीं तो यूरिन में जाएंगी, यूरिन में जाना शुरू हो जाएंगी, तो उसका हम क्या कहते हैं, प्रोटीन यूरिया। कितना, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। तो आपको पता है एल्बुमिन लॉस होगी तो बंदे को एडिमा होगा। इसको हम कहते हैं हाइपो एल्बुमिनिया, यानी कि एल्बुमिन का लेवल ब्लड में कम हो जाना। तो क्या है कि हमारा लीवर पागल हो गया। पागल हो गया तो उसने ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर दिया। तो ये कोलेस्ट्रॉल यूरिन में आएगा, इस वजह से बंदे को क्या होगा, फैटी कैस्ट वाला यूरिन होगा, यानी कि और फ्रोथी विद फैटी कैस्ट आपको यूरिन मिल जाएगा। देन आपको पता है कि अगर एंटीथ्रोम्बिन 3 हमारे ये दूसरा लॉस होगी यूरिन में तो बंदे को क्या होगी, हाइपर कोएगुबिलिटी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी ये जो आईजीजी यानी कि एंटीबॉडीज ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती हैं वो लॉस होगी तो बंदे को क्या है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हमने पढ़ना है कि ये इसका काज क्या बनता है, मतलब, और इस काज की बेस पे आज हमारा जो सारा सर खपना है ना, ये इन पे खपना है। मेन टाइम आगे जो मुश्किल सीन है समझो इनका, इन्होंने हमारा दिमाग खराब करना है। ये थी सिंपल बातें। अब हम बात करते हैं जनाब, इधर आ जाते हैं कि ये जो हमारी जीबीएम डैमेज हो रही थी वो क्यों हो रही थी, वो किस मसले की वजह से हो रही थी, उसे क्या इशू हो रहा था कि वो हमारी जीबीएम डैमेज हो रही है, उसे इतनी क्या तंगी पड़ गई थी। अब हमने वो देखना है। खैर, सबसे पहला आ गया हमारे पास एमसीडी, मिनिमल चेंज डिजीज। बेसिकली प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हो रही है। इन सब में मैं जो भी इधर आपको आगे काजिज बताऊंगा ना, काजिज में मसला यही होना है, हमारा जो पोडोसाइट्स हैं या हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना उसने डैमेज होना है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे वो डैमेज होगी। सबसे पहले ये जो एमसीडी है ना, इसमें एक मसला आता है जनाब, साइटोकाइंस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। साइटोकाइंस, अब आपको पता नहीं होगा कि साइटोकाइंस क्या आते हैं। साइटोकाइंस को आप सिंपल याद रख लो कि ये समझो वो कौवे हैं जिन्होंने दूसरे कौवों को बुलाना है शिकार को देख के। मतलब आप समझे नहीं। इसका मतलब है ये समझो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उसका वो कौवा है जिसने दूसरे इम्यून सेल्स को, दूसरी आर्मी को बुलाना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये साइटोकाइंस हैं, ये समझो घूमते फिरते रहते हैं ब्लड में, और ये जहां पे दूसरा बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह को या किसी भी ऐसी चीज को देखते हैं तो वो क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर एक बैक्टीरिया था, इधर आया साइटोकाइन, इसने इस बैक्टीरिया को देखा। ठीक है। तो ये क्या है कि इधर से इधर क्या है, हमारे मोनोसाइट्स होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, मैक्रोफेजिस होंगे, यानी कि इधर हमारी बॉडी की आर्मी होगी। तो ये इसको मैसेज देगा कि भाई इधर आ। तो इसकी वजह से ये जो आर्मी है वो इधर आना शुरू हो जाएगी, और इधर जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। ये हमारी जो दूसरा क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसीज हैं, उनकी शिफ्ट हो गई है फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर स्पेस टू एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। ठीक है। और साथ में थोड़ा बहुत फ्लूइड भी आ जाता है, तो इधर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। खैर, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे साइटोकाइंस हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, मैसेंजर होते हैं। दूसरा मैसेंजर ही कह लो कि इन्होंने क्या करना होता है, डब्ल्यूबीसीज वगैरह को बुलाना होता है ताकि वो आके उस जरासीम को मार दें, बैक्टीरिया को मार दें, या कुछ भी जो भी मसला होता है। खैर, इसका मतलब है ये इन्फ्लेमेशन और बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। खैर, ये तो डन हो गया। अब देखो एमसीडी वाले बंदे में मसला क्या हुआ, यानी कि मिनिमल चेंज डिजीज वाले बंदे में मसला क्या हुआ, साइटोकाइन ज्यादा हुए, जिसकी वजह से हमारे जो पोडोसाइट्स है ना वो डैमेज हो गए। और इसके लिए वो क्या टर्म यूज करता है, इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स। नॉर्मली हमारे पोडोसाइट्स किस तरह के थे, ये मैंने डायग्राम उठाई है उससे, यूवर्ड से। तो ये देखो नॉर्मली हमारे पोडोसाइट्स थे इस तरह के। अब क्या हुआ कि दूसरा हमारा जो साइटोकाइंस है ना वो आ गए। जब साइटोकाइंस आए तो उन्होंने इसकी इफेसमेंट करवा दी, फ्लैटनिंग करवा दी। ये देखो पोडोसाइट्स अब ऐसे हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि इधर से ये देखो, इधर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो इसकी वजह से ये जो एल्बुमिन है वो उधर नहीं जा पा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि अब जो है ना ये जो नेगेटिव चार्ज था वो लॉस हो गया, वो खत्म हो गया। तो अब ये देखो एल्बुमिन क्या है कि दूसरा निकल के भाग के बोमेन स्पेस में चली गई है और आ गई यूरिन में, क्योंकि इसको जो रोकने वाला था ये वाला नेगेटिव चार्ज वो ही खत्म हो गया है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पोडोसाइट्स हैं ये बेसिकली खराब हुए। क्यों खराब हुए, हमारे जब साइटोकाइंस बढ़े। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कि इस बंदे में क्या होगी, इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स होगी। देन अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे साइटोकाइंस हैं ये बढ़ेंगे क्यों। जाहिर सी बात है, आपके जहन में सवाल आया होगा ना कि ये साइटोकाइंस क्यों बढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा उस वक्त साइटोकाइंस बढ़ेंगे। तो आप देखो इम्यून सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जाहिर सी बात है कोई इन्फेक्शन होगी तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। हम बाहर से कोई वैक्सीन लगाते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए लगाते हैं ना। ठीक है। तो उसमें भी साइटोकाइंस ज्यादा हो जाएंगे। देन हमारा क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कोई कीड़ी काट लेती है, या फॉर एग्जाम्पल क्या होता है यार वो मक्खी काट लेती है, तो उससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो उस वक्त भी क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो इन सारी चीजों में क्या हुआ कि बेसिकली हमारे साइटोकाइंस ज्यादा हुए, उन्होंने क्या है कि पोडोसाइट्स को डैमेज करवा दिया। देन अब एक और चीज जो आपको आपने समझ नहीं है, इसका जो रिलेशन है, इसका बेसिकली रिलेशन है हमारे हॉजकिन लिम्फोमा के साथ।
अब हॉजकिन लिम्फोमा बेसिकली क्या है कि हमारा लिम्फोसाइट्स का कैंसर है, यानी कि हमारी ये जो ब्लड की आर्मी है ना, यानी कि लिम्फोसाइट्स हैं, उनका कैंसर है। इसकी डिटेल में नहीं हमने जाना, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होते हैं, हमारे पास स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। कौन से? स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। तो ये जो सेल्स है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा साइटोकाइंस को रिलीज करवाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको पता है साइटोकाइंस को रिलीज होंगे तो वो जाके पोडोसाइट्स को डैमेज कर देंगे। तो ये इसका मतलब है कि अगर बंदे को हॉजकिन लिम्फोमा होगा तो उसमें क्या है कि मिनिमल चेन डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये तो आपको पता चल गया कि इसमें काजेज क्या होंगी। ठीक है। देन अब आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम जनाब हमने मिनिमल चेन डिजीज क्यों रखा। वो इसका नाम हमने इस वजह से मिनिमल चेन डिजीज रखा। लेकिन उससे पहले भी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आपके पास ये जो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मैं आप लोगों को काजेज बताऊंगा ना, इसमें आपने ना डायग्नोसिस के लिए हमें तीन चीजें करवानी पड़ती हैं। एक हमें लाइट माइक्रोस्कोपी करवानी पड़ती है, एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। यानी कि हम बंदे की हालत देख के, सिम्टम्स देख के डायग्नोज नहीं कर सकते। डायग्नोसिस करने के लिए हमें कंफर्म करने के लिए क्या करवानी पड़ेगी, बंदे की बायोप्सी। बंदे की नहीं, मतलब बंदे की जो किडनी है उधर से बायोप्सी करवानी पड़ेगी। उस बायोप्सी को हम किसके नीचे देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप के, उसके बाद इम्यूनोफ्लोरेसेंस के, और उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। ठीक है, कि उसके दूसरा दूसरा उस वो जो टिश्यू है उसके अंदर चल क्या रहा है, मसला क्या चल रहा है। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एमसीडी वाला बंदा आया, आपने उसकी बायोप्सी करवाई चेक करने के लिए, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। तो आपको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम हमने एमसीडी रख दिया, मिनिमल चेंज डिजीज, क्योंकि मिनिमम चेंज आ रहा होता है ग्लोमेरुलस में। इसमें क्या है कि हमने मिनिमल चेन डिजीज का नाम मिनिमल चेन डिजीज क्यों रखा, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है उसमें मिनिमम चेंज आ रहा होता है। इसमें तो सिर्फ ये जो इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स हो रही होती है ना मिनिमल चेन डिजीज में, ठीक है, तो इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स आपको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखेगी। आप जब डिटेल्ड व्यू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो फिर आपको ये दूसरा इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स मिलेगा। खैर, हमने बायोप्सी करवाई तो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद इम्यूनोफ्लोरिसेंस, इम्यूनोफ्लोरिसेंस के बारे में आप कंसेप्ट बना लो। इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम, फ्लोरिसेंस मीन्स के चमका देगा। तो अगर तो इधर आके क्या है कि इम्यून कम्प्लेक्सेस वगैरह डिपॉजिट होंगे, दूसरा एंटीबॉडीज वगैरह डिपॉजिट होंगी, तो फिर ही चमकेंगी ना। इम्यूनोफ्लोरिसेंस बेसिकली क्या है कि दूसरा वो टेक्निक है जिसके जरिए हम कहीं भी चेक कर सकते हैं कि उधर इम्यून कम्प्लेक्स या एंटीबॉडीज वगैरह जाके पड़ी हुई हैं या नहीं। अगर वो इधर पड़ी हुई होती, अगर वो इधर पड़ी हुई होती, मैं इम्यूनो फ्लोरिसेंस करता, तो वो उन्होंने क्या है कि इधर चमक जाना था, फ्लोरिसेंट करना था। लेकिन देखो इधर तो मैंने आपको एंटीबॉडीज की तो कोई बात ही नहीं बताई, ना इम्यून कम्प्लेक्सेस की बताई है कि इधर कोई इम्यून कम्प्लेक्सेस पड़े हैं या एंटीबॉडीज पड़ी हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है कि इम्यूनो फ्लोरिसेंस भी क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव होगी। सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इफेसमेंट ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ पोडोसाइट्स। तो इससे हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि बंदे को क्या है जनाब, मिनिमल चेंज डिजीज है। खैर, अब हम इसी को बुक से देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जनाब मिनिमल चेंज डिजीज। तो इसको जनाब ये क्यों हुई, आपको पता है कि साइटोकाइन ज्यादा हुए। साइटोकाइन क्यों ज्यादा हुए, एक तो क्या है कि कोई इन्फेक्शन हुआ, इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लगवाई या इम्यून स्टिमुलस। आपको इम्यून स्टिमुलस में आपको हिस्ट्री में देगा कि बंदे को बी स्टिंग हुई, यानी कि किसी बी ने काटा। ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी टू लिम्फोमा, मैंने आपको बता दिया कि दूसरा हॉजकिन लिम्फोमा डैमेज क्यों हो रहा है, साइटोकाइंस की वजह से। ठीक है। देन इसको मैंने आपको क्या बताया कि जब आप लाइट माइक्रोस्कोपी के नीचे देखोगे तो नॉर्मल आपको ग्लोमेरुलाई मिलेगी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी नेगेटिव मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आपको इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट प्रोसेस मिलेगा। देन आपको पता है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होती है उसमें क्या है कि लिपिड ज्यादा हो जाते हैं। अगर वो लिपिड्स आके हमारी जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, तो उसको इस वजह से हमारी ये जो मिनिमल चेंज डिजीज है इसको हम लिपोइड नेफ्रोसिस भी कहते हैं, क्योंकि लिपिड्स आके हमारी जो पीसीटी है यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम लिपोइड नेफ्रोसिस भी कहते हैं। लेकिन आपने इसके नेम से याद रखना है मिनिमल चेंज डिजीज। लेकिन इससे एक और आपने चीज याद रखनी है कि ये मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इन चिल्ड्रन। और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जब एमसीक्यूज करोगे ना तो देखना, आप मुझे दवाएं दोगे कि आपने बता दिया था। जब भी आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कोई केस आएगा, ठीक है, और साथ में चिल्ड्रन होगा, मतलब वो बच्चा चिल्ड्रन होगा और उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गई है, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही मिनिमल चेंज डिजीज बनेगा। ये चीज आपने लाजमी याद रखनी है। और इसको मैंने
इस तरह याद रखा हुआ है कि मिनिमल, मिनिमम मीन्स कम, तो बच्चों की एज भी तो कम होती है ना, तो आपको इसको मतलब इस तरह याद रख सकते हो। इम्यून सेल, हाँ ये मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताता हूँ कि इसमें हमारे इम्यून सेल्स क्यों नहीं आएंगे, वो मैं आप लोगों को इधर कंसेप्ट बताता हूँ। हमारे इम्यून सेल्स क्या होते हैं इधर, क्या हमारे दूसरा WBCs वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे जनाब वो दूसरा एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं, और ये सारी चीजें होती हैं। बेसिकली ये सारी चीजें जो एंटीबॉडीज हैं, ये जो हमारे WBCs है ना, ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। ये चीज कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे क्या कहते हैं WBCs हैं या हमारी एंटीबॉडीज हैं, वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। जो जब वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी तो जाहिर सी बात है इधर नहीं पहुंचेंगी। जब इधर नहीं पहुंचेंगी तो हमें कैसे वो दूसरा क्या कहते हैं मिलेंगे इम्यून कम्प्लेक्सेस या वो सारी चीजें। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमारा इम्यून कम्प्लेक्सेस का चक्कर ही नहीं है, इसमें हमारा चक्कर ही साइटोकाइंस का है। आगे मैं इम्यून कम्प्लेक्सेस वाली भी आपको बात बताता हूँ कि उसमें क्या सीन होगा इम्यून कम्प्लेक्सेस वाले में। खैर, हम आगे चलते हैं। आगे आगे जनाब हमारा सेकंड काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसमें आ गया हमारा फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। कौन सा जनाब? फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, फोकल जनाब सिगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा आगे, यार ये इतने लंबे सारे स्पेलिंग है। खैर, इसमें क्या होगा, बेसिकली इसमें भी हमारे जो पोडोसाइट्स है ना वो डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अननोन मैकेनिज्म। बिकॉज ऑफ सम अननोन मैकेनिज्म क्या हो रहे हैं, हमारे पोडोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं, उनकी क्या हो रही है, इफेसमेंट। ठीक है, तो ये तो आपको पैथोजेनेसिस तो इसकी हमारे पास सिंपल आ गई कि कोई अननोन मैकेनिज्म है और हमारी इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स हो रही है। इसका मतलब इससे आप लोगों को एक तो पता चल गया कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाली फाइंडिंग है वो तो हमें यही मिलेगी, इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स। अननोन मैकेनिज्म है, और इसमें क्या है कि हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्सेस वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो इसमें आपको इम्यून कम्प्लेक्सेस का कोई खास इधर पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, यानी कि आप जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाओगे तो वो भी आपको नेगेटिव मिलेगी। देन अब इसमें हो क्या रहा होता है, अब जरा हम इस टर्म को तोड़ते हैं। फोकल, जब भी आपके पास वर्ड आ जाए फोकल, इसका मतलब है लेस देन 50% ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व है। लेस देन क्या है, 50% ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व है। यार देखो फॉर एग्जांपल क्या है कि हमारे पास दूसरा काफी सारे ग्लोमेरुलाई होते हैं ना, एक दो तीन तो नहीं होते, काफी सारे होते हैं। अगर क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये मैं सर्कल बनाता हूँ, ये जनाब 50% और ये 50%, टोटल 100% हो गए। इसका मतलब है कि अगर क्या है कि हमारे पास 40% या 40%, 30%, 20% ग्लोमेरुलाई इन्वॉल्व होंगे, तो उसको हम उस डिजीज को हम क्या कह देंगे, फोकल। और जिसमें क्या है कि ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उसको हम क्या कह देते होते हैं, डिफ्यूज। खैर, तो ये क्या है कि इसका मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि ये लेस देन 50%, ये वाली डिजीज लेस देन 50% ग्लोमेरुलाई को इन्वॉल्व करेगी। फोकल से हमें ये पता चल गया। सेगमेंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जनाब ये हमारा क्या था, ग्लोमेरुलस है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि ये इसके एक सेगमेंट, फॉर इसको मैं क्या है कि जनाब 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब है ये एक सेगमेंट को इन्वॉल्व करेगी, एक सेगमेंट को डैमेज करेगी, बाकी दोनों ठीक होंगे, तो इसकी वजह से इसको हम कह देते हैं सिगमेंटल। फोकल्स का भी आपको पता चल गया सिगमेंटल। ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अब स्क्लेरोसिस का क्या मतलब है, ये आपका कंसेप्ट लाजमी अच्छा होना चाहिए। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ। जो स्क्लेरोसिस है इसका मतलब होता है हार्डनिंग। और वो हार्डनिंग क्यों, बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ कोलेजन। हार्डनिंग क्यों, बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ कोलेजन एंड हायालिन। ठीक है, किसी भी वजह से हार्डनिंग है, हमारे टिश्यू की हार्डनिंग, स्क्लेरोसिस को हम क्या कहेंगे, हार्डनिंग। हार्डनिंग ऑफ टिश्यू बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ कोलेजन। ठीक है, तो ये आपको आगे काफी जगह पे यूज होगी। हमारी बॉडी जो है ना, मतलब जब टिश्यू को हील करती है तो उसमें क्या है कि कोलेजन को डिपॉजिट कर देती होती है। ठीक है जी, तो ये कोलेजन जो है हमारी दूसरा, जब हम क्या कहते हैं स्टेनिंग करते होते हैं तो उसमें पिंक नजर आएगा। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, फिलहाल आप जस्ट ये याद रखो कि स्क्लेरोसिस का मतलब होता है जनाब हार्डनिंग। हार्डनिंग क्यों, बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ कोलेजन। ठीक हो गया जी। अब इसका मैंने आप लोगों को एक तो बात बता दी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की, कि हमें काज का पता नहीं लेकिन इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स हो रही है। लेकिन इसमें क्या है कि ये कुछ चीजों के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि जिस बंदे को वो प्रॉब्लम्स होंगी ना, उसमें क्या है कि ये हमारा फोकल FSGN होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब उसमें आपने क्या याद रखना है, उसमें आपने याद रखना है जनाब HIV। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, मतलब इसके रिलेटेड
HIV यानी कि जिस बंदे को HIV का इन्फेक्शन होगा उसमें इसके चांसेस बढ़ जाएंगे ये डिजीज होने के। दूसरी बात आपने इसमें याद रखने नहीं है, H से HIV और H से हीरोइन। हीरोइन जो बंदा हीरोइन का यूज करेगा उसमें भी इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको हिस्ट्री में देगा कि बंदा हीरोइन यूज करता है। ठीक है, देन हमारे पास सिकल सेल डिजीज, जिस बंदे को क्या होगा जनाब SI सिकल सेल डिजीज, यानी कि जिसको सिकल सेल डिजीज होगी उसमें भी क्या है कि हमारे पास ये वाली डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, देन अगर कोई बंदा क्या है इंटरफेरोन्स यूज करता है, इंटरफेरोन्स ये ड्रग्स होती हैं, ये बेसिकली हम HBV और HCV के लिए दूसरा क्या कहते हैं ना यूज करते हैं। HBV HCV का मतलब है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए हम यूज करते होते हैं। ठीक है, मुझे पता है अब आप लोग कहोगे कि यार मैं हम इतने क्यों कैसे याद करें, तो लेकिन अगर आप सारे नहीं याद कर सकते तो आपको ये HIV मस्ट याद होना चाहिए, हीरोइन मस्ट पता होना चाहिए और सिकल। इसको मैंने जिस तरह याद याद किया हुआ है ये देखो, H से HIV, H से हीरोइन और इसके आगे क्या है आई से क्या हमारा ये आई से सिकल सेल और आई से INF। मतलब ये मेरे टोटके हैं, आपने भी अगर यूज करना हुआ तो आप इसको यूज कर सकते हो। खैर हम आगे चलते हैं बुक की तरफ, इस पे टाइम ज्यादा लग गया। देखो फोकल सिगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस मैंने आपको बता दिया कि ये इसका नाम हमने इस तरह क्यों रखा। कैन बी आइडियोपैथिक, यानी आइडियोपैथिक जहां भी आपने वर्ड सुन लो ना तो आपके जेहन में आना चाहिए कि हमें यार काज का पता नहीं और अचानक से कोई डिजीज डेवलप हो गई है, यानी कि घर बैठे बंदा अचानक से उसने बेचारे ने कुछ किया भी नहीं और वो बीमार हो गया, तो आइडियोपैथिक और हमें काज का भी नहीं पता। और जो चीजें आइडियोपैथिक होती हैं उनके काज का हमें नहीं पता, वो ज्यादा डेंजरस होती हैं। जब देखो हमें काज का ही नहीं पता, हमें दुश्मन का ही नहीं पता, तो हम मारेंगे किसको। तो ये आपको खैर कंसेप्ट क्लियर हो गया आई होप। देन सेकेंडरी क्या है कि देखो ये मैंने आपको बताया कुछ डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, लाइक HIV का इन्फेक्शन, लाइक सिकल सेल डिजीज, लाइक हीरोइन, लाइक हमारे पास INF यानी कि इंटरफेरोन्स। ठीक है, उसके बाद एक और ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस बंदे को ओबेसिटी होगी उसमें भी इसके चांसेस क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। देन कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, और इसमें आ जाती है कि अगर बंदे की क्या होगी जनाब सिंगल किडनी होगी, यानी कि उसकी किडनी एक है, तो उसमें भी क्या है कि जनाब इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है कि हमें देखो काज का पता नहीं है तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, जब हम उसको ट्रीट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा, उस बंदे को CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज, उसकी किडनी बेचारे की खराब हो जाएगी। और आपको पता है मोस्टली कालों की किस्मत खराब होती है, तो ये ब्लैक पीपल में क्या है कि ये ज्यादा होता है। खैर, देन हम अब देखो मैंने आपको बताया कि इसकी हम डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने तीन चीजों के नीचे देखना है, लाइट के नीचे मतलब लाइट माइक्रोस्कोपी के नीचे इम्यूनोफ्लोरेसेंस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब देखो लाइट के नीचे देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया, स्क्लेरोसिस हो रही है, हायालिनोसिस यानी कि हायालिन और कोलेजन डिपॉजिट हो रहा है, तो वो आपको मिल जाएगा कि जनाब जब आप देखोगे किसके नीचे, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको मिल जाएगा कि जनाब इधर क्या है कि स्क्लेरोसिस हुई पड़ी है, हायालिनोसिस यानी कि कोलेजन और हायालिन उधर डिपॉजिट हुआ पड़ा है हमारे ग्लोमेरुलाई में। देन उसके बाद ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस, जाहिर सी बात है इधर कोई खास इम्यून सिस्टम का रोल नहीं है, तो ये मोस्टली आपको क्या मिलेगी नेगेटिव, यानी कि लेकिन कुछ में क्या है कि आपको पॉजिटिव मिल सकती है, लेकिन मोस्टली जो इसमें याद ना भी रखने वाली बात है कि वो आपको नेगेटिव मिलेगी। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या मिलेगा, इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट फुट प्रोसेस, यानी कि वो इफेसमेंट यानी कि फ्लैटनिंग ऑफ पोडोसाइट्स आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखो इन दोनों में मिनिमल चेंज में और फोकल सिगमेंटल में, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन चीजें बताता हूँ, इसमें भी इफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेस, इसमें भी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि साइटोकाइंस इन्वॉल्व थे MS दूसरा मिनिमल चेंज डिजीज में, लेकिन इसमें साइटोकाइंस का कोई चक्कर नहीं है, इसमें इन चीजों का चक्कर है। ठीक हो गया जी। देन और ये जो बंदा है ना मिनिमल चेन डिजीज वाला, इसको अगर आप स्टीरॉइड्स दोगे ना तो स्टीरॉइड्स इम्यून सिस्टम को इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं दूसरा, तो ये क्या है कि जब आप स्टीरॉइड्स दोगे तो ये बंदा मिनिमल चेंज वाला ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो FS ये वाला है ना फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस वाला, ये स्टीरॉइड्स देने से भी ठीक नहीं होता, ये मोस्टली स्टीरॉइड रेजिस्टेंट होता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं, थोड़े बहुत स्टीरॉइड देते हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हो जाए। खैर ये हो गया हमारी दो। देन आगे जनाब हमारी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। अब मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के लिए हम इधर ही चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जब भी आपके पास वर्ड आ जाए जनाब मेम्ब्रेनस, नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले में, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो GBM है ना, ये इस तरह करके GBM होती थी ना, ठीक है, इसका मतलब है ये थिक हो गया है, यानी कि जिस भी डिजीज में दूसरा आपको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक मिलेगी उसमें वो यूज करेगा वर्ड मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो इसको मतलब है आपको पता चल गया कि उसने इधर मेम्ब्रेनस क्यों कहा है, तो इससे मतलब इसका मतलब है आपको ये भी पता चल गया कि इसमें क्या हो रहा होगा, GBM की थिकनिंग हो रही होगी। तो ये देखो इसका मतलब है कि लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें क्या मिल जाएगा, GBM की थिकनिंग। इस ये तो हमें नाम से ही पता चल गया।
मेम्ब्रेनस था, इसका मतलब है इसमें जीबीएम की थिकनिंग होगी। तो हमें लाइट माइक्रोस्कोपी की फाइंडिंग मिल गई कि इसमें क्या होगा जनाब, जीबीएम की थिकनिंग होगी। अब देखो इसकी जरा पैथोजेनेसिस की बात करते हैं कि इसमें मसला क्या हो रहा होगा। उसके लिए जरा नोट्स पे चलते हैं। ये हमारी आ गई जनाब मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इसमें मसला क्या हो रहा होता है कि बेसिकली हमारे ये जो पोडोसाइट्स है ना, मैं फॉर एग्जांपल जनाब इधर ये क्या बन गया हमारा पोडोसाइट, ठीक है। नीचे क्या होती है हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और देन क्या है हमारे दूसरा इधर वो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथीलियम होगी, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पोडोसाइट्स। तो बेसिकली इसमें मसला क्या आ रहा होता है, मसला ये आ रहा होता है कि हमारे पास ये जो होते हैं ना पोडोसाइट्स, इन पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फोस्फोलाइपेज A2। फोस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो फोस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर्स है ना, अब इसमें इशू ये आया कि हमारे पास इधर से ना कुछ जाएंगी एंटीबॉडीज, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज जो है ना वो इसके अगेंस्ट आके एक्ट करेंगी और इसको क्या है कि डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। इसका मतलब है इसमें भी क्या हुआ, हमारे पोडोसाइट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए। तो ये जो ये जनाब ये है हमारी क्या है, इस तरह की होती है ना एंटीबॉडी, और ये हमारे आगे जनाब एंटीजेंस, यानी कि ये जो दूसरा पोडोसाइट्स हैं, तो ये इस तरह करके बना देंगे इम्यून कम्प्लेक्स, और ये इधर डिपोजिट पोडोसाइट्स के नीचे डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह करके क्या है कि हमारे पोडोसाइट्स के नीचे डिपोजिट होना शुरू कर हो गए हैं। तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस आ गई। ये देखो इसको हम कहते हैं जनाब डोम। डोम क्या होता है यार, ये जो अक्सर दरबारों का वो गुंबद सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, डोम। तो ये देखो डोम, नीचे क्या आ गई स्पाइक, ये क्या आ गया डोम, नीचे क्या आ गई स्पाइक। इसका मतलब है कि अगर इस बंदे में हम डिटेल से देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस मिल जाएगी। पैथोजेनेसिस का हमें पता है कि हमारे पास इसमें क्या हुआ, मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि दूसरा एंटीबॉडीज बनी किसके अगेंस्ट, फास्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर के अगेंस्ट, जिसने पोडोसाइट को डैमेज कर दिया, हमारी दूसरा जीबीएम को उधर से डैमेज कर दिया, तो इधर से प्रोटीन्स लीक होना स्टार्ट होंगी। वो तो खैर उस चीज का हमें पता है। देन ये कुछ दूसरा ड्रग्स हैं और कुछ डिजीजेस हैं जिनसे एसोसिएटेड होती है, वो हम बुक से ही देखते हैं कि किन के साथ ये एसोसिएटेड होगी। तो अब हम इसको बुक से देखते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी इसको कह सकते हैं। ये क्या हो सकती है, प्राइमरी, बिकॉज ऑफ क्या है कि हमारी एंटीबॉडीज बन रही हैं इसके अगेंस्ट, PLA2 रिसेप्टर के अगेंस्ट, ठीक है। देन ये क्या है, सेकेंडरी। अब आप कहते होगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या फर्क होता है। प्राइमरी का मतलब होता है कि जो घर में है ना तो घर में ही मसला है। सेकेंडरी का मतलब जिस जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, ये जो जगह इन्वॉल्व है उधर ही मसला है। सेकेंडरी का मतलब है कि पंगा कहीं और था, वो आके हमारी किडनी को डैमेज कर रहा है। तो सेकेंडरी यानी कि पंगा कोई और है। और क्या पंगा हो सकता है, अगर बंदा NSAID यूज कर रहा है यानी कि ब्रूफन वगैरह यूज कर रहा है तो उसमें ये हो सकती है। उसके बाद अगर बंदा पेंसिलामीन यूज कर रहा है या गोल्ड यूज कर रहा है, तो आप कहोगे यार ये गोल्ड कौन यूज करता होगा। तो ये गोल्ड जो है ना बेसिकली पुराने जमानों में लोग यूज करते थे फॉर ये एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि इन्फ्लेमेशन को, सोजश को खत्म करने के लिए लोग गोल्ड को यूज करते थे। और ये जो बेसिकली तीनों ड्रग्स है ना ये हम यूज करते हैं रियोमाटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। ये हम पढ़ेंगे डिजीजेज में, जब हम डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये जस्ट पता होना चाहिए कि ये जो तीनों हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड है, हमारी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के साथ। देन उसके बाद ये हमारे पास हेपाटाइटिस बी सी के साथ मतलब HBV HCV सिफिलिस। यार जब मैं कह रहा हूँ कि एसोसिएटेड है तो इसका मतलब है कि जिस बंदे को ये वाली बीमारियां होंगी उसमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खैर तो इसमें लेकिन आपने ये नहीं बोलना SLE, जिस बंदे को होगा सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। ये बेसिकली क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बंदे की आर्मी, बॉडी की आर्मी बॉडी के ही अगेंस्ट हो जाती है, और इसमें हमें एक टिपिकल बटरफ्लाई रैश मिलता है। लेकिन उसकी डिटेल में आपने जब हम SLE पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि वो आपको हिस्ट्री देगा SLE की, ठीक है। और आपने किसके साथ एसोसिएटेड करेगा, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के साथ। तो आपको पता चल जाएगा कि इसको बंदे को मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। ठीक होगा जी। देन आ गया कि अगर कुछ बंदे को सॉलिड ट्यूमर, सॉलिड ट्यूमर क्या है, मतलब जारी सी बात है सॉलिड ट्यूमर कौन से होते हैं हमारे पास, कोलन का कैंसर या लंग कैंसर वगैरह हो सकते हैं, तो उनको हम सॉलिड कैंसर, सॉलिड ट्यूमर कहते हैं। तो ये भी क्या है कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के चांसेस बढ़ा देंगे। देन अब ये उसने लिखा हुआ है इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, वो तो मैंने आपको बात बताई थी कि ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इसमें मोस्टली में ही क्या है कि दूसरा थ्रोम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर उससे एम्बोलस बनने के। जारी सी बात है थ्रोम्बस जो होता है वो एक जगह पे होता है ना, और जब वो अपनी जगह छोड़ दे कहीं और चला जाए तो उसको हम कहते हैं एम्बोलस, और इस पूरे प्रोसेस को कह देते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म।
तो ये तो खैर इन सब में चांसेस बड़े हुए होते हैं, लेकिन हमारा इसके साथ ताल्लुक था। अब देखो इस बंदे की जब हम दूसरा क्या कहते हैं बायोप्सी करवा के माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो हमें पता चल गया इसके नेम से ही कि ये हमें मिलेगा। देन दूसरा क्या मिलेगा, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, वो भी मैंने आपको बात बता दी कि वो क्यों स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस क्यों मानी जाती है। देन तीसरा क्या आ गया हमारे पास, ग्रेन्युलर ड्यू टू इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन। अब ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वाली दूसरा निकाली है उधर से यू वर्ड से। अब देखो एंटीबॉडीज जो होती है ना, अगर तो लीनियर पैटर्न में इस तरह रेंज हो तो उसको हम कह देते हैं लीनियर पैटर्न। लेकिन अगर क्या है कि जनाब ये कुछ इधर ये देखो आप खुद देख सकते हो, कुछ इधर डिपॉजिट हुई पड़ी हैं, कुछ जनाब इधर डिपॉजिट हुई पड़ी हैं, कुछ जनाब इधर डिपॉजिट हुई पड़ी हैं, कुछ इधर डिपॉजिट हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूज पैटर्न। तो हमारा ये जो है ना दूसरा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, उसमें हमें ये वाला डिफ्यूज पैटर्न मिल रहा होता है। ठीक हो गया जी। तो जब भी आपके पास आए कि इस बंदे में क्या हो रहा है कि इम्यून कम्प्लेक्स की डेपोजिशन हो रही है, तो आपका ज़हन जाना चाहिए कि हमें जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस है उसमें कौन सी मिलेगी, ग्रैन्युलर अपीयरेंस। ये इस तरह की होती है ग्रैन्युलर अपीयरेंस, आप देख सकते हो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। मैंने आपको बताया था ना ये देखो चमकी हुई है जहां जहां इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिट है, वो क्या है कि शाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको क्या मिलेगा, ग्रैन्युलर पैटर्न मिलेगा इम्यून कम्प्लेक्सेस का। ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारी तीन हो गई। अब सिर्फ तो अब हमने पढ़ना है जनाब अमाइलोइडोसिस। अमाइलोइडोसिस का क्या मतलब है। अमाइलोइडोसिस में आप सिंपल बात याद रख लो कि अमाइलोइड हम कहते क्या है। अमाइलोइड बेसिकली कोई भी ऐसी प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन, हमारी बॉडी में ना डिफरेंट प्रोटीन्स डीजनरेट हो रही होती है, हमारी बॉडी उन्हें डीजनरेट करके खत्म कर देती है। लेकिन क्या हो कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स बन जाएं जो मिसफोल्डेड हो, प्रॉपरली फोल्ड ना हो, तो हमारी बॉडी उनको खत्म नहीं कर सकती। तो हम अमाइलोइड किसे कहते हैं, एनी मिसफोल्डेड प्रोटीन डिपोजिटेड इन दूसरा एक्स्ट्रा वेस्कुलर एंड डैमेज टिश्यूज। देखो आपको, मुझे पता है समझ नहीं लगी, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल है। अब क्या है कि इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, आपको पता है। ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स बन रही हैं, डिफरेंट जनरेट हो रही डी जनरेट हो रही हैं। तो अब क्या हो कि अगर ये वाली प्रोटीन जो है ना वो प्रॉपरली फोल्ड नहीं है, मिसफोल्डेड है, तो ये क्या है कि इसको हम क्या कह देंगे, एमाइलॉइड। तो ये ब्लड वेसल के अंदर नहीं रहेगी, ये हमारे जो टिश्यूज होते हैं उधर आके डिपोजिट होना शुरू हो जाएगी। तो इसी अमल को हम नेम क्या दे देते होते हैं, अमाइलोइडोसिस। और ये लव करती है किडनी को। तो जाहिर सी बात है अमाइलॉइड्स कहाँ पे जाके, अमाइलॉइड्स लव किडनीज। तो अमाइलॉइड प्रोटीन्स, ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, ये किडनीज में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी। किडनीज में भी स्पेसिफिकली कहूँ तो मिजेंजियम में हमने पढ़े थे ना वो मिजेंजियल सेल्स, तो उधर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। जब उधर जाके डिपॉजिट होगी तो हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी, हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी। देखो इसने प्यार प्यार में किडनी बेचारी को तबाह कर दिया अमाइलोइडोसिस ने। ठीक है, तो वही बंदा प्यार में तबाह मोस्टली होता है। खैर, तो अमाइलोइडोसिस में क्या है कि हमारी दूसरा अमाइलोइड प्रोटीन्स किडनी में डिपॉजिट हो रही हैं, जिसकी वजह से किडनी बेचारी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रही है बंदे को। कहाँ डिपॉजिट हो रही है, मिजेंजियम में। तो जाहिर सी बात है ये जो जनाब मिजेंजियल सेल्स हैं, ये देखो मिजेंजियल सेल्स हैं, इधर आके अमाइलोइड प्रोटीन जनाब डिपॉजिट हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक्सपेंड कर जाएंगे ना, ऐसे ही है ना। तो देखो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा, मिजेंजियल एक्सपेंशन बाय अमाइलॉइड, यानी कि अमाइलॉइड डिपॉजिट हुए हैं तो मिजेंजियल आपको क्या मिल जाएगी, एक्सपेंशन मिल जाएगी। देन अब देखो इसके लिए आपने कहीं भी अमाइलोइडोसिस आए और वो कहे कि जनाब मैंने इसको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है, तो आपके जेहन में मस्ट आनी चाहिए जनाब एप्पल ग्रीन बायर फ्रिंजेंस। यानी कि जब भी आप अमाइलोइडोसिस यानी कि अमाइलोइड प्रोटीन कहीं भी डिपॉजिट हुई हुई हो, उधर से आप सैंपल लो, उसको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, तो आपको एप्पल ग्रीन ब्रायर फ्रिंजेस मिलेगी अंडर कोंगो रेड स्टेन। अब स्टेन का क्या मतलब होता है यार, हम बचपन में सॉरी एफएससी में करते होते थे ना, ऑनियन के ऊपर इंक फेंक देते थे, तो वो हमारा इंक क्या स्टेन है। तो इसका मतलब है कि हम इस बंदे का जो बायोप्सी का सैंपल लिया उसके हम कंगो रेड स्टेन फेंकेंगे, तो उसकी जो अपीयरेंस मिलेगी वो हमें एप्पल ग्रीन बायर फ्रिंजेस मिलेगी। एंड दिस इज डायग्नोस्टिक फॉर अमाइलोइडोसिस। इससे कंफर्म हो गया कि इस बंदे को क्या अमाइलोइडोसिस है, जिसकी वजह से हमारी बंदे की किडनी डैमेज हुई है। ठीक हो गया जी। अब इसकी आगे जनाब इधर तक बात होती तो सिंपल थी, लेकिन इसके आगे भी पंगा है। आगे ये पंगा है कि इसकी जनाब दो टाइप्स होती हैं, एक एएल और एक एए। आपने परेशान नहीं होना, ये हम पैथो में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो एएल होगी ना उसमें बेसिकली जो हमारा दूसरा एंटीबॉडीज होती है ना, आपको पता है एंटीबॉडीज की हैवी चेन्स होती हैं और ये वाली क्या होती है, लाइट चेन्स। तो ये जो लाइट चेन्स है ना वो किडनी में आके डिपॉजिट हो जाती हैं, तो इसको हमने नेम दे दिया ए एल अमाइलोइडोसिस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें क्या मिल जाएगा जनाब, दूसरा कैप एंड लाइट लाइट चेन्स मिल जाएंगी। ठीक है जी। और ए एमाइलोइडोसिस
इसमें आप जस्ट याद रख लो कि जब भी कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, जब भी कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी ना, तो उसमें हमारे पास ए अमाइलॉइड ज्यादा बन रही होती हैं, तो ये आके किडनी में डिपॉजिट होंगी। तो जाहिर सी बात है, अगर ये वाली टाइप आके डिपॉजिट होगी तो आपको दूसरा अमाइलोइडोसिस इम्यूनोफ्लोरेसेंस के नीचे मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। खैर, हम इधर इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किडनी क्या है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ऑर्गन है। मैंने आपको बताया कि अमाइलॉइड लव करते हैं किसको, किडनी को। लेकिन उसके और इसमें क्या है कि हमारे पास दूसरा क्या कहते हैं, यही मैंने आपको ए एल और ए वाली टाइप्स बता दी, आगे कोई खास बात नहीं है। लेकिन फिलहाल आप लोगों को जस्ट ये पता होना चाहिए कि माइलॉइड्स बेचारे ने प्यार प्यार के चक्करों में किडनी हमारी को तबाह कर दिया, बंदे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा दिया। हमने डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे किया, बाय दूसरा बायोप्सी एप्पल ग्रीन बायरफ्रिंजेंस। आपको सब भूल जाए लेकिन ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, और ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये था अबाउट अमाइलोइडोसिस। जब ए एल का नाम आए तो आपके जेहन में लाइट चेंज, ए और एल आगे क्या है, लाइट चेंज। ठीक है, ए का नाम आई तो आपको अब जेन में इसमें कोई मैं लिंक नहीं बना सका, लेकिन जब भी कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो बंदे को क्या हो जाएगी, ए अमाइलोइडोसिस, यानी कि ए वाली जो प्रोटीन्स है वो ज्यादा हो जाएंगी। ठीक हो, डायबिटिक ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी। खैर, इसके लिए ना मैंने एक डायग्राम भी इधर निकाली थी मेरे ख्याल में अमाइलोइडोसिस के लिए, वो मैं आपको दिखा दूं ताकि आपका जरा कंसेप्ट मजीद अच्छा हो जाए इसके बारे में, अगर मैंने इधर रखी हुई है ना। हाँ, तो ये देखो, ये बंदे को क्या है जनाब, अमाइलोइडोसिस है ए। तो मैंने आपको बताया कि जब भी बंदे को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो ए अमाइलोइडोसिस होगी। नॉर्मली इस तरह प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन ये जब मिसफोल्डेड हो जाएंगी तो ये इस तरह बीटा शीट्स बना देंगी, और इसको हम डीजनरेट नहीं कर सकते। ये जो जब हम डीजनरेट नहीं कर सकेंगे तो ये आके जनाब किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी, और किडनी को क्या करवा देंगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, वो है जनाब हमारा डायबिटिक ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी। डायबिटिक, जाहिर सी बात है, डायबिटीज वाले बंदे में हमें पता है किडनीज खराब हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज वाले बंदे में किडनीज खराब कैसे होती हैं। चलें, ये ना आपको बहुत जगह कंसेप्ट यूज होगा, तो आपने ना इसको जरा अच्छे से करना है। ठीक है, और हमें पता है कि डायबिटीज वाले बंदे हमारे पास पेशेंट होते भी काफी ज्यादा हैं, तो इस वजह से ये वाला कंसेप्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आए आज आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल दिखाता हूँ ब्लड वेसल की। ब्लड वेसल में कैसे कैसे इसकी वॉल कैसे बनी होती है। तो ब्लड वेसल में ना इस तरह ऊपर ये जो सेल्स होते हैं ना, इसको हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स, और नीचे हमारी होती है जनाब बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इधर जनाब हमारा ब्लड वगैरह सारा ये सारी चीजें घूम रही होती हैं। इसी तरह ये जो ऊपर वाली वॉल होगी, ये वाली वॉल भी इसी तरह ही बनी होगी जिस तरह ये मैंने नीचे वाली बनाई है, लेकिन उसको हम डिटेल में नहीं बनाते। खैर, इधर क्या हमारी ये दूसरा ब्लड वगैरह सारा घूम रहा होता है, ग्लूकोज वगैरह वो सारी चीजें घूम रही होती हैं। अब क्या हुआ, जो डायबिटीज वाला बंदा है उसमें क्या होती है, ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है। जब ये ग्लूकोज ज्यादा होती है तो ये पंगा ही करती है, यानी कि डायबिटीज वाले बंदे में क्या हुआ, ग्लूकोज ज्यादा हो, तो ये पंगा क्या करेगी कि ये जनाब इधर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, इसके साथ जाके चिपकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो, हमारी जो शुगर है, चीनी है, वो चिपचिपी होती है ना, तो ये भी क्या है कि हमारा दूसरा जब ग्लूकोज ज्यादा हुई तो वो चिपचिपा क्या है कि हमारी दूसरा ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ चिपकना शुरू होगी। समझो, जिस तरह हमने माइलोइडोसिस का कहा था कि वो लव करती है किसको, किडनीज को, और किडनी में स्पेसिफिकली किसको, हमारी मिजेंजियल सेल्स को। तो हमने ग्लूकोज के बारे में याद रख लें कि ये लव करती है किसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स को। और बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी जो किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, सॉरी ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं जीबीएम। तो खैर, तो इस अमल को हम कहते हैं नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। इस अमल को हमने क्या नेम दे दिया जनाब, नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। यानी कि कोई भी इंजाइम नहीं था, लेकिन क्या है कि जो टिश्यू है, यानी कि ये जो हमारी बेसमेंट में ब्रेन का टिश्यू है, उसमें ग्लूकोज ऐड हो गया, यानी कि ग्लूकोज आके इसको लग गया, तो इस टर्म को हमने नेम दे दिया नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। और ये बेसिकली जिसमें ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा होगा उसमें होगी। खैर, ये तो हमें पता चल गया। अब इसकी वजह से मसला क्या होगा, इसकी वजह से मसला ये होगा कि ये लीकी हो जाएगी, हमारी जो जीबीएम है ना वो क्या हो जाएगी, लीकी हो जाएगी। ठीक है, जीबीएम या कोई भी बेसमेंट में ब्रेन है, तो जब ये लीकी होगी ना, तो इधर आके हायालीन, हायालीन एक समझो, हायालीन का मीनिंग जो होता है ना, वो होता है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हायालीन हमारी बॉडी में क्या होता है, हायालीन कार्टिलेज होता है। और ये जो हमारे जॉइंट्स जो स्लिपरी होते हैं ना, वो हायालीन कार्टिलेज की मेहरबानी है। लेकिन अब इस बंदे में क्या हुआ, जिसमें इसकी मेम्ब्रेन लिखी हुई है कि इधर आके हायालीन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब देखो,
फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है। इधर आके क्या है कि हायालिन डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो देखो जब ये हायालिन इधर आके हमारी वॉल के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, तो आप लोग खुद ही सोच क्या खुद देख सकते हो कि इसका ये जो ल्यूमन था, ये जो ल्यूमन था दरमियान में स्पेस थी वो कम हो रही है। इसका मतलब है कि जब हायालिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगी, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हायालिन की डेपोजिशन की वजह से आर्टरीज का हार्डन हो जाना, उसका हमने क्या नेम दे दिया, हायालिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास ये जो ल्यूमन है वो कम हो गया। अब ये हमें समझ लगी कि क्या हो रहा होता है, हमारे पास नर्विंग हो रही है ल्यूमन की। अब मैं आप लोगों को इधर सीन दिखाता हूँ कि हमारी किडनी में क्या हो रहा है। ये देखो हमारा जनाब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ये इफरेंट आर्ट्यूल, ये जनाब एफरेंट, ये इफरेंट, और ये हमारा आ गया जनाब बोमेन कैप्सूल। खैर ये तो ठीक हो गया। अब इसका पंगा पता क्या है, ये जो नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइकेशन है या हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का, इसका मसला ये है कि ये ज्यादातर हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल को इन्वॉल्व करता है। ठीक है जी। तो अब देखो इफरेंट आर्ट्रियोल को इन्वॉल्व करेगा, इधर से ब्लड आ रहा है, तो आपने आगे से पाइप को क्या किया, तंग कर दिया है। जब आगे से पाइप को आपने तंग कर दिया है तो जाहिर सी बात है इधर प्रेशर बढ़ जाएगा ना। आगे से मैंने पाइप को क्या किया, रास्ता बंद कर दिया, उसको तंग कर दिया बिकॉज ऑफ हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इधर से जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगी। इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि जो किडनी सॉरी डायबिटीज वाला बंदा होगा उसमें शुरू शुरू में क्या है कि जीएफआर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, फिल्ट्रेशन इधर से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब इधर फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी इस बंदे में, तो क्या होगा, इसकी ये जो फिल्टर है ये इतना प्रेशर को कंट्रोल में क्या करूं, क्या कहूँ, इसको संभाल नहीं पाएगा। तो इसका ये बेचारा जो फिल्टर है खराब हो जाएगा। तो इसको हमने नेम दे दिया हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी। यानी कि जो डायबिटीज वाला बंदा होगा उसमें क्या होगी, हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी। हाइपर फिल्ट्रेशन क्यों हुई वो आपको पता चल गया कि इफरेंट आर्ट्रियोल की क्या हुई, नर्विंग हुई, जिसकी वजह से इधर से ज्यादा क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी। तो इसकी वजह से क्या है कि हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है, इसका जो बैरियर है वो क्या हो गया, इंजर हो गया। देन इधर तक तो बात ठीक होगी कि जनाब हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होगी। तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो बॉडी है वो इंजरी को कैसे ठीक करती है, वो इंजरी को ठीक कैसे करती है कि जनाब उधर कोलेजन को डिपॉजिट यानी कि हील कैसे करती है, उधर क्या करवा देती है। जी जी। मैं इसका डायबिटीज का आपको बात बता दूं कि जनाब जो डायबिटीज वाला बंदा होता है, जब उसमें शुरू शुरू में किडनी खराब होगी तो शुरू शुरू में उसका जीएफआर इंक्रीज कर जाता है। लेकिन बाद में जब लास्ट वाली स्टेज होती है, जब उसका बिल्कुल किडनी खराब हो जाती है, मतलब डायबिटीज की वजह से, तो उस वक्त जीएफआर डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, शुरू में जीएफआर इंक्रीज करेगी, बाद में जीएफआर डिक्रीज करेगी। ये आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है और यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट में मैं आपको समझाता हूँ, अभी तो मैंने जीएफआर बढ़ाई है, कम भी करवाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी ब्रो। अच्छा खैर, तो हम बात कर रहे थे हाइपर फिल्ट्रेशन हुई जिसकी वजह से इंजरी हुई। तो आपको पता है कि जब भी हमारी बॉडी में इंजरी होती है तो बॉडी उसको कैसे करती है, हील कोलेजन डिपॉजिट करके। तो इसी को हमने क्या नेम दे देते हैं, स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो अब क्या है कि जनाब इधर क्या है कि हमारा कोलेजन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब इधर आके जनाब कोलेजन डिपॉजिट होगा तो ये दूसरा फिल्टर है ना, अब प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जब भी कहीं पे कोलेजन आके डिपॉजिट हो जाता है फॉर हीलिंग, वो टिश्यू अपना फंक्शन जो नॉर्मल कर रहा होता है वो नहीं करेगा, ये सिर्फ सपोर्टिंग होता है कोलेजन। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे समझाऊं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जनाब एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई का काम क्या था, हमारे पास ये जो लंग्स में होते हैं एल्वियोलाई, इनका काम था गैस को एक्सचेंज करना। अब एल्वियोलाई डैमेज हुए और इधर आके बॉडी ने क्या किया जनाब, कोलेजन को डिपॉजिट कर दिया। यानी कि एल्वियोलाई क्या हुआ, हमारे डैमेज हुए, तो इधर आके हमारी बॉडी ने क्या किया जनाब, कोलेजन को डिपॉजिट कर दिया। तो ये कोलेजन आके वो एल्वियोलाई वाला गैस एक्सचेंज वाला काम नहीं शुरू कर देगा, ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरह ये जो हमारे सेल्स इधर से फिल्टर के सेल्स डैमेज हो गए ना, ये वाले सेल्स, तो ये नहीं कि ये जब इधर कोलेजन डिपॉजिट होगा तो वो उनका फिल्ट्रेशन वाला काम शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि अब हमारा फिल्टर जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। जब हमारी कोलेजन डिपॉजिट हो गया, फिल्टर प्रॉपर नहीं काम कर रहा, तो इधर से फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। इधर से फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी यार, इधर से क्या हो जाएगी जनाब, हमारी फिल्ट्रेशन अब क्या होगी है इस बंदे की, अब क्या है कि लास्ट स्टेज हो गई है, जीएफआर क्या हो जाएगी इसमें, कम हो जाएगी। तो अब आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि कैसे जीएफआर इंक्रीज पहले क्यों हुई, इफरेंट आर्ट्रियोल ने कंस्ट्रिक्ट किया, पीछे प्रेशर ज्यादा था। ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल ने कंस्ट्रिक्ट किया, आगे पीछे प्रेशर ज्यादा हो गया, ज्यादा हुआ तो ज्यादा फिल्ट्रेशन हुई। जब ज्यादा फिल्ट्रेशन हुई तो हमारा ये जो ग्लोमेरुलस है वो इंजर हो गया। जब ये हमारा ग्लोमेरुलस इंजर हुआ तो बॉडी ने उसको हील कैसे किया, कोलेजन डिपॉजिट करके। जब बॉडी ने उधर कोलेजन डिपॉजिट किया तो जाहिर सी बात है उसका जो फंक्शनल टिश्यू था वो खत्म हो गया, फंक्शनल टिश्यू तो फिल्टर कर रहा था। अब हमारे पास कोलेजन आ गया तो वो उसको प्रॉपर फिल्टर तो नहीं ना करेगा, वो तो सपोर्टिंग टिश्यू होता है। तो जाहिर सी बात है उसकी क्या हो जाएगी, जीएफआर कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही है हमारे पास अबाउट दूसरा डायबिटिक ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी।
और ये जब कोलेजन हमारे ग्लोमेरुलस में इन डायबिटीज डिपॉजिट होता है तो वो नोड्यूल से बना देता है, इस तरह करके ना नोड्यूल से बना देगा, ठीक है। तो ये इन नोड्यूल्स को हम कहते हैं काइमिलेस्टियल विल्सन नोड्यूल्स। अब इसकी मुझे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। तो ये कोलेजन फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है जनाब, ग्लोमेरुलस है, कुछ कोई इधर नोड्यूल होगा, कुछ इधर कोलेजन डिपॉजिट होगा, तो इनको हम क्या कहते हैं, काइमिलेस्टियल विल्सन नोड्यूल्स। तो ये चीज आपने मस्ट याद रखनी है कि जब काइमिलेस्टियल विल्सन नोड्यूल्स बन गए हैं तो इसका मतलब है कि अब उसकी जो दूसरा किडनी है ना, वो इधर कोलेजन वाली डेपोजिशन पे पहुंच चुकी है, और अब उसमें जीएफआर क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। अब वापसी का कोई खास रास्ता नहीं है। लेकिन जिसमें क्या हो कि अभी ये हमें नोड्यूल्स ना बने, सिर्फ अभी हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी हो, तो हम उस बंदे को क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए देंगे जनाब एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स। क्या देंगे, एस इनहिबिटर और आर्ब्स। इसमें जनाब आर्ब्स में वेलसार्टन लोसार्टन वगैरह ये सारी आ जाती हैं, और एस इनहिबिटर्स में हमारी बड़ी मशहूर जमाना कैप्टोप्रिल आती है। ये आपको फार्मा में मैं कुछ दिनों में पढ़ाता हूँ इन सारी ड्रग्स के बारे में। तो ये जो एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स हैं ये क्या करती हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एंजियोटेंसिन 2 क्या करवा रहा होता था, इफरेंट आर्टियोल को वेजो कंस्ट्रिक्ट करवा रहा होता था। लेकिन ये जब हम अब देखो, एक पहले ही ल्यूमन उसका कम हुआ पड़ा है हायालिन के डेपोजिशन होने की वजह से, ऊपर से एंजियोटेंसिन और कंस्ट्रिक्ट करवाएगा तो और ज्यादा फिल्ट्रेशन की वजह से इंजरी होगी। तो हमने क्या किया, हम बड़े अच्छे डॉक्टर बने क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था। तो हमने क्या किया, उस बंदे को क्या दे दिए, एस इनहिबिटर्स और आर्ब दे दिए। डायबिटीज वाले बंदे को हमने एस इनहिबिटर्स और आर्ब दिए, तो उन्होंने क्या किया, इस एंजियोटेंसिन 2 को क्या किया, इनहिबिट कर दिया। और जब इन्होंने इसको इनहिबिट किया तो जाहिर सी बात है ये जो मजीद कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था वो तो नहीं ना होगी। चलो ये जो दूसरा हायालिन डिपॉजिट हुआ पड़ा है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चलो ये जो एंजियोटेंसिन 2 की वजह से इंजरी होनी थी वो तो नहीं होगी। तो इसी वजह से हम एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स को क्या कहते हैं जनाब, रीनो प्रोटेक्टिव, यानी कि ये क्या करते हैं, किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है आपको क्लिनिकली भी पता चल गया, और क्या कहते हैं एग्जाम के लिहाज से भी पता चल गया कि अगर डायबिटीज वाला आपके पास कोई बंदा आया है और आपने उसको जनाब चेक किया, तो आपको पता है कि उसमें हाइपरटेंशन भी है, और आपने जब उसका यूरिन चेक किया तो उसमें आपको क्या मिला, एल्ब्यूमिन मिला। उसको हम टर्म यूज करते हैं माइक्रो माइक्रो एल्ब्यून दूसरा माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, यानी कि यूरिन में आपको थोड़ा बहुत क्या मिल गया, एल्ब्यूमिन मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसकी ये जो इंजरी है ना वो अभी स्टार्ट हुई है। हाँ ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, जब जीएफआर इंक्रीज होगी ना तो थोड़ा थोड़ा इधर से एल्ब्यूमिन लीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इंजरी की वजह से। लेकिन जब क्या है कि ये वाला सीन हो जाएगा ना कोलेजन वाला, तो फिर काफी ज्यादा होगा, और बंदे को मतलब ये जो डायबिटीज वाला पेशेंट होगा उसको क्या हो जाएगी, दूसरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगी, ठीक है। खैर मैं बात अपनी दरमियान में छोड़ दी। इसका मतलब है कि डायबिटीज वाला बंदा आएगा, उसको हाइपरटेंशन है या उसके यूरिन में क्या है कि ये माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, यानी कि यूरिन में एल्ब्यूमिन थोड़ा बहुत आ रहा है, तो आपने उसकी किडनीज को बचाना, अगर आप बचाना चाहते हैं तो उसको आपने एस इनहिबिटर्स या आर्ब्स वाली ड्रग्स देनी है, ताकि उसकी किडनीज को थोड़ी बहुत बच जाए। ठीक हो गया जी। आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ नॉट तो अभी हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो ये देखो, इस बंदे में क्या डायबिटिक ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी में क्या हुआ कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ ईएसआरडी होता है, ठीक है, यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो ये देखो ये बहुत कॉमन मसला है, यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज, ये यूएस में मतलब बहुत कॉमन मसला है, बंदों की किडनीज मोस्टली इसी की वजह से फेल हो रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया बंदे में क्या होता है, हाइपर ग्लाइसीमिया, जिसकी वजह से ग्लूकोज चिमड़ता है किसके साथ, दूसरा जीबीएम के साथ, जिसकी वजह से जीबीएम की एक तो थिकनिंग हो जाएगी और उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होती है, जीएफआर इंक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपको पता है कि जनाब जीएफआर इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से उधर क्या होगी, इंजरी होगी, और जो हमारा फिल्टर है वो खराब हो जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगी, स्कारिंग हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक हो गया जी। देन फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ नेफ्रोपैथी, और एंड स्टेज पे क्या हो जाता है, उस बंदे की बेचारे की किडनी बिल्कुल फेल हो जाती है, ईएसआरडी होता है। और ईएसआरडी में क्या है कि जनाब ये मैं आपको खैर बताता हूँ उस टॉपिक में ईएसआरडी में क्या होता है। खैर तो इसमें क्या है कि आपने उस बंदे का क्या करना है, एल्बुमिन यूरिया चेक करना है। अगर एल्बुमिन आ रहा है तो आपने उस बंदे को क्या दे देनी है, एस और आर्ब्स। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एस एंड आर्ब्स आर रीनो प्रोटेक्टिव। अच्छा जी। अब देखो इसमें क्या होगा, डायबिटीज वाले बंदे में आपको बायोप्सी पे क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है बायोप्सी पे कोई इम्यून कम्प्लेक्स वगैरह तो सीन नहीं है, तो ये तो हमें नेगेटिव मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। ये तो मतलब छोटा 5वीं क्लास के बच्चे को भी पता चल जाएगा कि कोई इम्यून कम्प्लेक्स या इस तरह का कोई सीन ही नहीं है, तो हमें नेगेटिव मिलेगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे। देन ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या मिलेंगे, आपको ये वाले नोड्यूल्स मिलेंगे, ये जो मुश्किल से नाम वाले लीजन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप ये डी वाली में देख सकते हो, ये देखो इस तरह के पिंक पिंक से
क्या मिल रहे हैं, नोड्यूल्स मिल रहे हैं। ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उधर क्या है कि कोलेजन वगैरह डिपॉजिट हुआ पड़ा है। देन आपको पता है कि जनाब वो जो शुगर थी उसने नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन जो हुई उसने क्या करवा दिया, जीबीएम को थिकन करवा दिया। अब ये देखो प्रोमिनेंट थिकनिंग ऑफ जीबीएम, ठीक है। और ये जगह जगह पे तो ग्लूकोज और कोलेजन डिपॉजिट हुआ पड़ा होगा। तो ये आप सारी चीजें जो हमने इधर पढ़ी है ना, मिजेंजियल एक्सपेंशन, इसमें मिजेंजियल एक्सपेंशन भी होगी, ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह ये सारी चीजें बड़ी होंगी, पोडोसाइट्स की भी फेसमेंट होगी। यानी कि जो जो आपने इनमें इनमें जनाब आपको इधर फाइंडिंग मिली है ना, वो सारी जनाब इकट्ठी करके आप इधर डाल दो। लेकिन इससे आपकी कंफर्म डायग्नोसिस नहीं हो रही। मेनली कंफर्म डायग्नोसिस इससे हो रहा होता है, ये वाला काइमिलेस्टियल विल्सन नोड्यूल्स। और बाकी ये आपने देख लेना है। ये तो आपको पता चल गया ना कि कोलेजन डिपॉजिट हुआ पड़ा है, वो सारी शुगर आई पड़ी है, तो उसकी वजह से ये हर चीज एक्सपेंड कर जाएगी। जीबीएम में जाएगी तो जीबीएम मोटी हो जाएगी, मिजेंजियल सेल्स में जाएंगे तो मिजेंजियल सेल्स मोटे हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी पोडोसाइट जाहिर सी बात है, इंजरी हो गई है, हाइपर फिल्ट्रेशन, तो पोडोसाइट्स की क्या हो जाती है, इफेसमेंट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।